ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट देखा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला देखा। उसके बाद हमने कुछ एक न्यूमेरिकल देखे थे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमने फॉर्मूला बनाया था, केपलर्स लॉ देखे, 3 डिफरेंट केपलर्स लॉ, ठीक है। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा, जहाँ पे हमने टाइड्स का कंसेप्ट पढ़ा कि टाइड कैसे जनरेट होती है, ठीक है। सभी प्लैनेट एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते, बिकॉज सभी प्लैनेट सब ग्रेविटी फील्ड अप्लाई करते हैं। ओके, अभी एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं हम, फ्री फॉल कंडीशन। ये ऐसी कंडीशन है जो आपने बहुत बार ऑब्जर्व की है, पर आपको पता ही नहीं कि इसे फ्री फॉल कहते हैं। आज के बाद से आपको पता चल जाएगा कि हाँ फ्री फॉल क्या होती है, ठीक है। आज से के बाद से आप फ्री फॉल में माहिर हो जाओगे। अब फ्री फॉल क्या क्या होती है देखते हैं। एग्जाम्पल, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। आप इस बिल्डिंग पे खड़े हो, एक हाई राइज बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे आप खड़े हो टेरेस पे। अब आपने एक स्टोन किया, स्टोन को ऐसे पकड़ा है, ठीक है। स्टोन को पकड़ के रखा है और छोड़ दिया विदाउट एनी फोर्स अप्लाई नहीं किया, मतलब जस्ट अपने सिंपली छोड़ दिया। जैसे एग्जांपल यहाँ पे ये मैंने चौक होल्ड करके रखा है, ये चौक है, ठीक है। अब मैं फोर्स अप्लाई नहीं किया, पकड़ के छोड़ दिया, मतलब वो क्या होगा, ऑटोमेटिक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। मैंने तो फोर्स अप्लाई नहीं किया, मैंने थ्रो किया क्या कोई ऑब्जेक्ट? नहीं। दो कंडीशन हो सकती है। कैसी कंडीशन? ये देखो, कंडीशन समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ध्यान दो। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये मैंने चौक होल्ड किया और छोड़ दिया विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स, कोई मूवमेंट नहीं किया, बस होल्ड करके रखा छोड़ दिया, ये फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है, ये जो चौक होल्ड है, अब मैं इसको थ्रो कर रहा हूँ बाय अप्लाइंग सम फोर्स थ्रू माई हैंड, है ना। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या, वो ऑटोमेटिक डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया, मैंने उसको फेंका नहीं। और सेकंड कंडीशन में मैंने थ्रो किया, फोर्स अप्लाई किया। तो जो फर्स्ट कंडीशन थी जहाँ पे विदाउट एनी फोर्स वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था, तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल में क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड मैनुअल फोर्स कह सकते हैं, मैनुअल फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड मैनुअल फोर्स इज जीरो। चीजें क्लियर है, वो जीरो होता है। तो यहाँ पे सर अगर कोई बॉडी मूवमेंट कर रही है, मोशन कर रही है, तो यहाँ पे सर कोई ना कोई फोर्स एक एग्जिस्ट कर रहा होगा, बिकॉज हमें पता है जब भी कोई मोशन होता है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, फोर्स से रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है दैट इज प्योरली ग्रेविटेशनल फोर्स, प्योरली ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब फ्री फॉल कंडीशन क्या होती है, फ्री फॉल कंडीशन इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, ओनली प्योर ग्रेविटेशनल फोर्स जिस बॉडी पे अप्लाई होता है उसी बॉडी को या फिर उसी बॉडी के मोशन को हम कहते हैं फ्री फॉल कंडीशन। इसी को हम कहते हैं फ्री फॉल कंडीशन। चीजें क्लियर है, समझ में आ गया फ्री फॉल कंडीशन क्या होती है। ओके, अब ये फ्री फॉल कंडीशन आपने कहां पे ऑब्जर्व किया ये देखते हैं। एक मिनट, ठीक है। ओके, we have learned that the Earth attracts object towards it. This is due to the gravitational force. Whenever object falls towards the Earth under this force alone, we say that object are in free fall. Is there any change in the velocity of falling object? While changing, there is no change in direction of the motion of the object, but due to Earth attraction, there will be change in the magnitude of velocity. Okay? अब देखते हैं ये मोशन कर रहा है, तो मोशन में अब हम देखेंगे पर्टिकुलर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस चीज़ का कंसेप्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। स्पीड तो मैग्नेटिक स्पीड कैसी स्केलर क्वांटिटी है, हमने प्रीवियस कुछ जो चैप्टर पढ़े मोशन और फोर्स उसमें पढ़ा है। तो स्पीड हम नहीं, यहाँ पे एक देखो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे किसका रोल आएगा, वेलोसिटी का रोल आएगा, वेलोसिटी का रोल आएगा। यहाँ पे रोल किसका है, वेलोसिटी का है। मतलब दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सर्टन वेलोसिटी। वेलोसिटी की वजह सर कि एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड रहेगा जिस स्पीड के साथ मूव कर रहा है। साथ ही में डायरेक्शन है, डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए पर्टिकुलर ये वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है। पर अब एक चीज़ देखेंगे हम, अब मैं अगर इसे इनिशियल पॉइंट कह देता हूँ, ये है इनिशियल पॉइंट, अब जब ये ग्राउंड पे रीच करते हो तो इसे कहते हैं फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब हम दो डिफरेंट पॉइंट के बारे में बात करें। अब इनिशियल पॉइंट में अगर हम बात करते हैं, इनिशियल पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये कैसा कंडीशन है, रेस्ट कंडीशन में। इनिशियल पॉइंट पे रेस्ट कंडीशन मतलब रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड, यही होगी इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल पॉइंट पे जब ये मूव करेगा
तो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर कोई एक वेलोसिटी के साथ यहाँ पे टकराएगा या फिर डैश करेगा या फिर फॉल करेगा। लेट अस कंसीडर v विथ x मीटर पर सेकेंड। कोई x एक क्वांटिटी है, ठीक है, एक मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, ठीक है, 10, थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। 10 मीटर पर सेकेंड के साथ वो यहाँ पे डैश कर गया, टकरा गया, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी? वेलोसिटी वो 0, क्योंकि रेस्ट कंडीशन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो चेंज इन वेलोसिटी हो गई है, और ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कुछ एक पर्टिकुलर टाइम भी लगा होगा। टाइम कंसीडर एज t, मतलब यहाँ पे t का भी रोल है, t टाइम कितना लगा? t सेकेंड्स, ठीक है। मतलब चेंज इन वेलोसिटी हो रही है सर 0 से 10, मतलब चेंज इन वेलोसिटी है सर विथ रिस्पेक्टिव टाइम। सर जब चेंज इन वेलोसिटी होती है टाइम के साथ, सर इसे तो हम एक्सेलरेशन कहते हैं, हाँ है ना, इसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एक नए कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन। तो एक्चुअली हम जो बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी के साथ गिरती है तो इस पे एक एक्सेलरेशन अप्लाई होता है। अभी से ये एक्सेलरेशन किसके वजह से हो रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स, ठीक है, ड्यू टू किसकी वजह से? ग्रेविटी के। इसलिए इस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से हो रहा है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल g, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल g, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एक वैल्यू होती है, प्रैक्टिकली हमने एग्जांपल, बहुत सारे साइंटिस्ट ने एग्जांपल किया है, डिफरेंट वैल्यूज होती है। पोल्स पे इसकी अलग वैल्यू होती है, इक्वेटर पे अलग वैल्यू होती है, ठीक है। तो जब हम एवरेज इसका कैलकुलेट करते हैं तो इट कम अप टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। मीटर इज इट फॉर डिस्टेंस एंड सेकेंड्स फॉर टाइम। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक वैल्यू है 9.8 जो हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। पोल्स पे जब, जैसे हमें पता है हमें जो हमारा अर्थ है वो एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, तो पोल्स पे आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कुछ अलग मिलेगी, ठीक है, इक्वेटर पे कुछ अलग मिलेगी, और इन बिटवीन भी आपको कुछ डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। पर हम अब सभी वैल्यू तो आप यूज़ नहीं कर सकते, हर एक पॉइंट पे वैल्यू चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट या फिर एक एवरेज, ऑन एन एवरेज वैल्यू कंसीडर करते हैं, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि 9.8 मीटर अगर वहाँ पे गिवन नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू गिवन नहीं है, तो विल कंसीडर 9.8 मीटर पर सेकेंड। चीज़ें क्लियर है? किसी किसी न्यूमेरिकल में आपको ये वैल्यू g इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी गिवन रहेगी। ये दोनों वैल्यू, अगर आपको जो वैल्यू गिवन है पर्टिकुलर, इधर 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो यू विल बी यूजिंग 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर 10 गिवन है तो आप 10 यूज़ करोगे, ठीक है, एनी वन ऑफ दिस। अगर कोई भी गिवन नहीं है तो यू विल बी यूजिंग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओनली। ये हमारा एवरेज वैल्यू, ये तो हम कंसीडर करते हैं अप्रॉक्सीमेट। देखो यहाँ पे सिंबल भी दिया मैंने, अप्रॉक्सीमेट, इट इज़ एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। चीज़ें क्लियर है? ओके, तो ये ध्यान रखना है न्यूमेरिकल के लिए, ये इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक है ये, याद कौन सी रखनी है हमें? 9.8 मीटर पर सेकेंड। चीज़ें क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है। ओके, we know from the second law of motion that force is the product of mass and acceleration. Let the mass of the stone in activity, okay, be m, we already, ठीक है। अब हमें कुछ डेरिवेशन करते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ यहाँ पे अप्लाई करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ हमने क्या पढ़ा था? इट वॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, यही था हमारा सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ। दैट वॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव कर देते तो कांस्टेंट आ जाता था, जिसे हम मास कंसीडर करते थे। फिर से आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ पे, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन इन विच मास इज कांस्टेंट, तो इट विल बी फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन्स का सेकेंड लॉ था, ठीक है। अब हम ग्रेविटेशन लॉ के साथ इसे कंपेयर करेंगे। ग्रेविटेशन लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन लॉ, F equals to G into capital M small m upon d square. This was gravitational law. हाँ है ना? ओके, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या दिख रहा है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है,
Equation 1 and equation 2 has left hand side equal, that is f. So we can equate. अब हम इक्वेट कर देते इससे, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, m इंटू ए इक्वल्स टू g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर. ये चीज़ें क्लियर है? ओके. स्मॉल m कैंसल आउट, मास ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M एंड डी स्क्वायर. और हमारे केस में जब हम ग्रेविटेशन के बारे में बात करते हैं, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, ठीक है. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल g से. तो ये स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M, दैट इज कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ बिगर ऑब्जेक्ट एंड डी स्क्वायर. चीज़ें क्लियर है? अब ये फॉर्मूले से हमें कंक्लूजन मिलता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है. कंक्लूजन क्या मिलता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस पे डिपेंड करता है, दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻11 है. मास ऑफ बिगर ऑब्जेक्ट, अगर हम अर्थ का एग्जांपल लेते हैं तो अर्थ में जो अगर हम कोई भी पर्टिकुलर किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं एज अ बिल्डिंग, एज अ माउंटेन या फिर ह्यूमन बींग, तो सभी अर्थ के सामने तो छोटा ही मास रहेगा, है ना. मतलब मास ऑफ बिगर ऑब्जेक्ट क्या होगा, मास ऑफ अर्थ, और मास ऑफ अर्थ तो कांस्टेंट रहेगा. चेंज होगा क्या मास ऑफ अर्थ, नहीं. तो m भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. g पहले से ही कांस्टेंट था, m भी कांस्टेंट हो गया बिकॉज बिगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है अर्थ. और डिस्टेंस एज यू आर स्टैंडिंग ऑन द पर्टिकुलर, डिस्टेंस क्या रहेगा हमारे बीच और अर्थ के बीच में. अगर हम अर्थ के बारे में बात करते हैं, इफ़ यू आर स्टैंडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अगर हम कोड से कैलकुलेट करेंगे तो सरफेस पे तो हमेशा आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ, आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ, तो डिस्टेंस विल बी रेडियस, रेडियस ही रहेगा. और अगर हम अर्थ को एज ए सर्कल कंसिडर करते हैं तो जो सर्कल का रेडियस क्या होता है, सर्कल का रेडियस हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है. यहाँ पे हम अज्यूम करें कि वी आर ऑन द सर्कुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो रेडियस तो कांस्टेंट होगा, मतलब जो डिस्टेंस का स्क्वायर रहेगा वो भी कांस्टेंट हो जाएगा. हाँ है ना, चीज़ें क्लियर है? ओके. अब ये कांस्टेंट की वैल्यू चेंज कब हो सकती है, व्हेन यू, अगर आप सरफेस पे हो, ये माउंटेन है, ठीक है. अब आप माउंटेन पे जाके खड़े हो, ये तो प्लेन सरफेस पे होगा जो कांस्टेंट होगा. आप माउंटेन पे जाके खड़े हो गए तो क्या हो जाएगा, ये सरफेस है, दिस वॉज r, साथ में आपका और हाइट बढ़ जाएगा, दैट इज, तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा अर्थ कोर से, r प्लस h. तो जब आप माउंटेन पे चढ़ जाते हो तो आपका डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस चेंज होगा, ठीक है. अगर आप डीप जाते हो, अंडर द ग्राउंड जाते हो, तो आपका क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया x, टोटल इट वॉज r, तो इस पॉइंट पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस x हो जाएगा. मतलब डिस्टेंस चेंज हो सकता है कब, जब आप सरफेस पे खड़े ना हो, आप इधर हिल स्टेशन या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन, डीप इनसाइड द ओशन आप ट्रैवल कर रहे हो, तब आपका ये वैल्यू चेंज होगा. अगर आप सरफेस पे हो, सिर्फ लैंड सरफेस पे, ठीक है, ऑन द प्लेट्यू ऑन द सेम रीजन, तो आपका आर विल बी कांस्टेंट, ठीक है. अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से हमें पता चल गया कि यहाँ पे स्मॉल m का तो है ही नहीं सर, कोई रोल ही नहीं है स्मॉल m. मतलब जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट में हम कंपेरिजन, अगर मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, इफ़ आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, अगर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग खड़ी है यहाँ पे, तो बिल्डिंग का सर मास तो यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं है, ठीक है. अगर मैं एक स्टोन, ऐसे एक कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, एक हैवी स्टोन, बहुत बड़ा एक हैवी स्टोन लेते हैं, मैं 4th फ्लोर पे खड़ा हो गया, एक हैवी स्टोन है, एक स्मॉलर स्टोन है, और मैं इन दोनों को फ्री फॉल कंडीशन में टेरेस से छोड़ रहा हूँ, फ्री फॉल कंडीशन, ठीक है. फ्री फॉल कंडीशन, अब मुझे फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन दोनों ऑब्जेक्ट पे कितना लगा है इंडिविजुअली, एक बिगर स्टोन, एक स्मॉलर स्टोन, ठीक है. अब मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करने जब कोशिश करता हूँ, सर यहाँ पे इस फॉर्मूले में स्मॉल m तो है ही नहीं, मतलब मास ऑफ स्टोन मुझे कंसिडर ही नहीं करना है. किया है कहीं कंसिडर, नहीं, मास ऑफ स्टोन कंसिडर नहीं किया है. इसका मतलब सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन बोथ द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन देयर मास. मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू, एक कंक्लूजन यहाँ पे हमें मिलता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल g डज नॉट डिपेंड on the mass of smaller object. ये हमें यहाँ से पता चल गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ठीक है. मतलब आप छोटा स्टोन, लाइट इन वेट या हैवी इन वेट, आप दोनों को छोड़ोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों पे सेम अप्लाई होगी. मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेम रहेगा, ठीक है. स्पीड नहीं कह रहे हम, चेंज इन वेलोसिटी कह रहे हैं, ठीक है. हैवियर ऑब्जेक्ट जल्दी आएगा नो डाउट, पर चेंज इन उनकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट विल बी सेम.
क्योंकि स्मॉल m का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई भी रोल नहीं है। ये चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, याद रहना चाहिए, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? डिफॉल्ट वैल्यू वी कंसीडर इट एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ हमें पता है, डिस्टेंस रेडियस जो रहेगा वो, इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 9.8 मीटर के अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। चीज़ें क्लियर है? ओके, चलो, थैंक यू फॉर टुडे।